क्रोशिया का वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ है, आज ही पासपोर्ट आया है और ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा सकते, नहीं तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देगा। जब आप क्रोशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, इनकी हमने फाइलिंग करी थी, डॉक्यूमेंटेशन फाइल प्रिपरेशन करा था, इनका सबमिशन हुआ था, दिल्ली से हुआ था। सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप क्रोशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, नेपाली हैं या आप इंडिया हैं, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आप फाइल प्रिपरेशन कराना है तो हमसे करा सकते हो, या किसी और से करा रहे हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोशिया का। देखो, क्रोशिया का वीज़ा भी आता है, रिजेक्शन भी आता है। हमारा जो सक्सेस रेट है डॉक्यूमेंटेशन का, फाइलिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्रोशिया के केस में। पोलैंड का रिजेक्शन अभी तो सबके ही आ रहे हैं, पोलैंड की तो बात नहीं कर रहे हैं, बाकी हम किसी भी कंट्री की बात करें, मेनली क्रोशिया एंड माल्टा की। तो उसी में एक बंदे की हमने फाइलिंग करी थी जिनका वीज़ा आया और आपका क्रोशिया का वर्क परमिट आता है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम इसको वेरीफाई कैसे करें। तो वेरीफाई करना एक क्रिटिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको जिस भी एजेंट से आप कराओ वो एजेंट ट्रस्टेड होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ज़रूरत ही ना पड़े वेरीफाई करने की। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो वर्क परमिट कैंसिल कर देती हैं। इनके केस में मुझे ऐसा लगा था क्योंकि इन्होंने जो प्रोसेस किया था वो किसी मेल एजेंसी से किया था जो कि क्रोशिया में थी, और इन्होंने जो पैसा दिया था नेपाली करेंसी में अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास दिया था। तो बाई द चांस अगर इनका परमिट कैंसिल हुआ था तो इनका वीज़ा यहाँ पे नहीं आता, बट स्टिल कंपनी ट्रस्टेड थी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इनके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, ठीक है, या इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। मैं हमेशा जब डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ या फाइलिंग करता हूँ, कैंडिडेट्स चाहे नेपाली हैं या इंडियन है, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्स को उनको ज़रूर बोलता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप एक्सपीरियंस लेटर है तो वो मुझे दिखाओ, या जो भी आप बना रहे हो। मोस्टली लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर होते ही नहीं है, या मोस्टली लोग फेक बनाते हैं। इनका भी एक्सपीरियंस लेटर था नहीं, इन्होंने जो बनाया था अगर मुझे मिल गया मैं आपको दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस पर भी वीज़ा आ सकता है। बट बात वही है कि जब आप बनाओ, आप इतनी लाइटली मत लो कि भाई वर्क परमिट आ चुका है तो वीज़ा भी आ जाएगा। वर्क परमिट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। वीज़ा आना बहुत मुश्किल होता है, वीज़े सबके 100% नहीं आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप गलती बिल्कुल भी मत करो। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप अपने एक्सपीरियंस को प्रूफ कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस लेटर ही आपका ऐसा है कि साफ साफ पता चलता है कि ये फेक है। तो आप कैसे आगे की प्रोफाइल को देख पाओगे, या आप कैसे अपनी प्रोफाइल को प्रोसीड कर पाओगे आगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अलावा और भी जिनके डॉक्यूमेंट्स थे उसमें चाहे एजुकेशन है, चाहे उसके अलावा इनका एक्सपीरियंस प्रूफ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या उसके अलावा जो अभी क्रोशिया जो वीज़ा दे रहा है वो 30 डेज का वीज़ा दे रहा है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, बट क्रोशिया जो वीज़ा देता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वो 30 डेज का वीज़ा देता है, सिंगल एंट्री वीज़ा देता है। शेंगन में आ चुका है, बट इसलिए यहाँ पे अभी आपको 30 डेज का ही वीज़ा मिल रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो 30 डेज का इंश्योरेंस ही यूज़ करते हैं, फाइल प्रिपरेशन करते हैं। हम इसमें 90 डेज या 120 दिन का इंश्योरेंस यूज़ करते हैं, 30 डेज का इंश्योरेंस यूज़ नहीं करते हैं। बाकी एजेंट आपको प्राइस कम बता सकते हैं, उसमें गारंटी नहीं है आपको इंश्योरेंस वो ओरिजिनल भी देंगे या फेक देंगे, और उसमें यह भी गारंटी नहीं है कि आपको 30 डेज का देंगे या 120 दिन का देंगे या 90 डेज का देंगे। बट हम 90 टू 120 डेज का इंश्योरेंस ही यूज़ करते हैं। और इंडियंस, अगर कोई इंडियंस है तो इंडियंस कंपनीज, अगर कोई नेपाली है इंडिया में सबमिशन कर रहा है, तो जो कंपनीज इंडिया की नेपाली कैंडिडेट को अलाउ करेगी, हम उसी कंपनीज का इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि रिलायंस का बना दिया या टाटा का बना दिया या किसी और कंपनी का बना दिया और ये शो कर दिया कि ये इंडियन है। उस केस में इंश्योरेंस अगर चेक होता है तो वहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सी होगी, बट ये बंदा नेपाली है या आप नेपाली हो तो आपकी नेशनलिटी वहाँ पे नेपाली या अदर्स होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं। अब जब आप कवर लेटर बनाते हो, कवर लेटर पे आपकी जॉब के अकॉर्डिंग पॉइंट देखने पड़ते हैं। आप क्या पॉइंट उसमें मेंशन कर रहे हो इस बंदे की जॉब के अकॉर्डिंग। किसी की कारपेंटर की जॉब है तो वो अलग होगी, किसी की होटल लाइन की जॉब है वो अलग होगी, किसी की अकाउंटिंग की है अलग होगी, या किसी की हेल्थ केयर सेक्टर की है अलग होगी। कवर लेटर बनाने में टाइम लगाओ। कवर लेटर कॉपी पेस्ट वाला सीन मत करो कि मेरे दोस्त ने ऐसा लगाया था उसका वीज़ा आ गया तो मैं भी ऐसा लगाता हूँ मेरा भी वीज़ा आ जाएगा। कवर लेटर से कभी 100% वीज़ा नहीं आता है कि आपका कवर लेटर अगर अच्छा है तो 100% वीज़ा आ जाएगा। ये एक पॉइंट है जो कि आपको उसमें प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि उसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। कवर लेटर एक इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें जो आप जो भी चीज़ें मेंशन करोगे या जो भी बनाओगे
वो अच्छे तरीके से मेंशन होनी चाहिए। मैं कभी भी कवर लेटर किसी का भी कॉपी नहीं करता हूँ। आपको भी ये बोलूंगा, मुझे नहीं पता बाकी एजेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते। दिल्ली में ये हालत हुई पड़ी है, पहाड़गंज में जाके नेपाली लोग बैठते हैं, वहां जाके रहते हैं, या इंडियंस भी जाते हैं। 8,000 10,000 दिया, उनका तो क्या है, डमी इंश्योरेंस दे दिया, डमी टिकट दे दी, सीधा 8-10 हज़ार उनके जेब में जा रहा है और आप लोगों को लगा के दे देते हैं। उनका तो कॉपी पेस्ट वाला सीन है, और आप लोगों को लगता है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, हमारी फाइलिंग हो गई। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। उसके अलावा क्रोशिया का जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऑल इन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, इनका जो सबमिशन हुआ था वो कोलकाता से हुआ था। मैं हमेशा बोलता हूँ अपॉइंटमेंट के टाइम पे, जब नेपाली पीपल कांटेक्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, कि सेंटर से डिपेंड नहीं करता, वीएफएस ग्लोबल वीजा नहीं देता है आपको, एम्बेसी वीजा देती है। यहाँ पे आप इशू ऑफ जो भी प्लेस है वो न्यू दिल्ली आई, यहाँ पे देखो आप, तो न्यू दिल्ली एम्बेसी ने वीजा दी है। वो सहूलियत के लिए है, ईज के लिए है, कि कोई कहाँ पे है वहां से सबमिशन कर सकता है। नॉर्थ की जो भी फाइल्स है वो न्यू दिल्ली एम्बेसी में ही आती हैं। तो ये चीज का ध्यान आपको वहां पे देना पड़ेगा। जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो क्रोशिया का, वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। उसमें 99% लोग उसमें मिस्टेक करते हैं। इसी के लिए वीएफएस ग्लोबल में जब आप जाओगे, वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने के आगे से आपको 4,000 देने पड़ते हैं। इसीलिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन फिल होता है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक होती है तो आप ये लेके चलो कि आपने पहला ही इंप्रेशन अपना गलत डाल दिया वीजा ऑफिसर के सामने, आपने उसमें मिस्टेक्स कर दी हैं। कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी चीजें मेंशन होती हैं। उसमें जो 3rd पेज है, उसमें ऐसी चीजें उलझा के मेंशन करी गई हैं कि कोई जो नया बंदा है या जिसको पता नहीं है, वो वहां पे मेंशन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में खास ध्यान दो, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में डमी टिकट, हम जो टिकट यूज करते हैं वो डमी नहीं यूज करते हैं, हम रिजर्व टिकट यूज करते हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी बंदे क्या करते हैं, बाकी एजेंट क्या करते हैं, कौन सी यूज करते हैं। हम डमी टिकट नहीं यूज करते हैं। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप डमी टिकट यूज ना करें। और यहाँ पे बात करें ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डिपेंड करता है, या जो हम फाइलिंग में यूज करते हैं, वो बंदे की प्रोफाइल देख के, बंदे की जॉब देख के, कि एप्लीकेंट की क्या जॉब है, कैंडिडेट की क्या जॉब है, उसकी एज क्या है, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम उनके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर आपकी एज 22 साल है, अगर आपकी एज 21 साल है, इस बंदे की भी एज आएगा ज्यादा नहीं होगी, एज 21 साल है जैसे कि मैंने बोला था, तो अगर आपकी एज 21 साल है, 22 साल है, 20 साल है, तो अलग डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करे जाएंगे। अगर आपकी एज 25 साल है, 26 साल है, 24 साल भी इवन है, 27 साल है, 28 साल है, तो अलग तरीके से आपके प्रोफाइल पे काम किया जाएगा। तो ये चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। बाकी ये जो लोकल एजेंट सो कॉल्ड ये होटल्स पे बैठे होते हैं, या पहाड़गंज में एरिया भरा हुआ है कि आपका वहां पे जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है नेपाली बंदा, वो बोलता है कि दाई डॉक्यूमेंट कराना है, और आप लोग उधर पीछे पड़ जाते हो। मैं काम कर रहा है काफी टाइम से, या जिसको एक्सपीरियंस है, या जो काम कर रहा है, वो नहीं जो वीएफएस ग्लोबल के सामने प्रिंट आउट, फोटोकॉपी और ये सब करते हैं, और आप उनके पास जाके अपना पैसा वेस्ट करो। उनका काम तो सिर्फ यही है कि प्रिंट आउट, फोटोकॉपी तक करना, बट उन्होंने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना भी ऐड कर लिया है, फाइलिंग भी कर लिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया है। अगर ऐसे ही होता तो उनको वीएफएस ग्लोबल के अंदर ना बैठा लिया गया था, या वही फिर वीजा लगा के देते। ये चीजों का ध्यान रखो। नेपाली लोग जो इंडिया आते हैं, न्यू दिल्ली या कोलकाता, इन चीजों का उनको शायद इतना आइडिया नहीं होता। या हमने पीसीसी लीगलाइजेशन किया था, नेपाल का था, उसको उसकी एजेंसी ने एक नेपाली एजेंट को डॉक्यूमेंट्स करने के लिए दिया, और उसको बोला था कि 800 यूरो आपको देना है। आप सोच सकते हो कि एजेंसीज भी बीच में कमीशन लेती हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, कि आप किसी नेपाली एजेंट को दे रहे हो तो उसका अलग है। तो इसी के लिए ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या कर रहा है। उस बंदे को मैंने बोला कि 800 यूरो बहुत ज्यादा है, 15-14 हजार इंडियन करेंसी से ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी को भी नहीं देना चाहिए। और 100% वीजा किसी के हाथ में नहीं होता। काफी लोग सोचते हैं कि हमने प्रीमियम लॉन्च ले लिया, लाइक नेपाली पीपल, सबसे ज्यादा मैंने चीज नोटिस करी है कि प्रीमियम लॉन्च लेंगे तो 100% वीजा आएगा। ऐसा नहीं होता। 3,000 देके 4,000 देके आप 100% वीजा नहीं ले सकते। वो वीएफएस ग्लोबल प्रीमियम लॉन्च देता है, ना कि एम्बेसी। वो एक पैसा कमाने का तरीका है। उसके अलावा यहाँ पे 50,000, 40,000, 60,000 जो नेपाली एजेंट्स करते हैं कि आपको देना है और आपका 100% वीजा लग जाएगा। 110% फ्रॉड होता है। आप किसी एम्बेसी को 40, 50 या 60,000 दे के खरीद नहीं सकते कि वो आपको वीजा दे देगी 100%। कुछ भी क्वेरी होती है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी व्हाट्सएप नंबर है, मैं लगा दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
फाइलिंग करानी है, डॉक्यूमेंटेशन कराना है, कुछ क्वेरी है, कर सकते हो। वर्क परमिट वेरीफाई करने का अगर आपको करना है तो वो हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं रहती है। एम्बेसी को मेल कर सकते हो, अगर एम्बेसी रिप्लाई करती है तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता। जिस एजेंट से आपने किया है उस पर ट्रस्ट करो, उससे कराओ, ट्रस्टेड बंदे से कराओ, या जो पुलिस स्टेशन है जहाँ से वर्क परमिट इशू हुआ है उस पुलिस स्टेशन को मेल करो, अगर वो रिप्लाई करते हैं। नहीं तो पर्सनल कोई नोन है आपका वहाँ पे उसको भेजो, वो वहाँ से वेरीफाई कराए। ये भी एक तरीका है कि आप वर्क परमिट वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, कुछ भी पॉइंट छूटा हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, फाइल प्रिपरेशन कराना है कॉन्टेक्ट कर सकते हो।